नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्वर्ण महोत्सव में। और सबसे पहले अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस खास पेशकश में आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड की खरीदारी को लेकर, आपको अहम टिप्स देने वाले हैं। साथ ही गोल्ड खरीदारी करने से पहले आपको किस तरह के एहतियात बरतनी चाहिए। साथ ही अगर आप आज अक्षय तृतीया के मौके पर सोना खरीदते हैं तो अगले 1 साल में किस तरह के रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। साथ ही ग्राउंड पर ज्वेलर्स किस तरह से उन्होंने तैयारी की है, किस तरह की बिक्री वहां पर चल रही है, उसका भी जायजा हमारे रिपोर्टर अनीता पांडे ने लिया है, वो भी बताएंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करवा दें। हमारे साथ नितिन खंडेलवाल साहब हैं, पूर्व चेयरमैन जेम ज्वेलरी काउंसिल के, और साथ ही खंडेलवाल ज्वेलर्स से आते हैं। और अमोल कुमार साहब ये हमारे साथ चीफ डिजिटल ऑफिसर हैं एमएमटीसी पीएमपी के, और साथ ही राहुल मेहता है, एमडी है सिल्वर एम्पोरियम के। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले एक हमने पोल किया है देश के जितने भी बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं, उनसे जानना चाहा कि अगले 1 साल में, यानी इस अक्षय तृतीया से अगले अक्षय तृतीया तक सोने का भाव क्या जाएगा। वो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि उन लोगों का क्या व्यू बन रहा है गोल्ड को लेकर। ऑगमोंट को लगता है कि 1 साल में सोने का भाव 70,000 रुपए हो सकता है। केडिया कमोडिटी ने 68,000, एलकेपी सिक्योरिटीज ने 66,000, मोतीलाल ओसवाल और एसएमसी ग्लोबल ने 65,000 का टारगेट दिया है, जबकि कोटक सिक्योरिटीज को भी लगता है कि सोना 1 साल में 65,000 का हो सकता है। कुवर्जी ग्रुप ने 63,800 रुपए, निर्मल बंग ने 63,500 और आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने 63,000 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए सोने का दिया है। अब चांदी की पोल बता देते कि चांदी को लेकर क्या व्यू बन रहा है। चांदी को लेकर तो काफी बड़े टारगेट आ रहे हैं। केडिया कमोडिटी को लगता है कि 1 साल में चांदी 1 लाख रुपए तक जा सकती है। वहीं ऑगमोंट गोल्ड को लगता है 90,000। साथ ही निर्मल बंग और एलकेपी सिक्योरिटीज ने भी 90,000 रुपए का चांदी का 1 साल का टारगेट दिया है। मोतीलाल ओसवाल और एसएमसी ग्लोबल ने 85,000 रुपए का चांदी का 1 साल के लिए टारगेट दिया है। कोटक सिक्योरिटीज ने 84,000, कुवर्जी ग्रुप ने 81,800 रुपए और आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने 80,000 रुपए, यानी मिनिमम से 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का टारगेट चांदी को लेकर आ रहा है। हो सकता है कि लोअर लेवल भी दिखे, आपको गिरावट पे खरीदारी का मौका भी दिखे, जो लेकिन ऊपर का लेवल है वो चांदी में 80 से 1 लाख रुपए तक के टारगेट दे रहे हैं, और चांदी में ऊपर के लेवल 65 से 70,000 रुपए तक के टारगेट दे रहे हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले अक्षय तृतीया के इस मौके पर हमारी सहयोगी अनीता पांडे ने ग्राउंड का भी जायजा लिया कि ज्वेलर्स ने किस तरह की तैयारी करेगी, किस तरह की बिक्री वहां पर हो रही है। उन्होंने खास जायजा लिया मुंबई के दादर के वामन हरी पेठे के स्टोर का। उन्होंने और क्या कुछ उनसे बात की, आइए सुन लेते हैं। कहते हैं सोना है सदा के लिए, और ये मोमेंट तो गोल्डन मोमेंट्स है। जी हाँ, बिल्कुल गोल्डन मोमेंट्स है, क्योंकि सोना जो है वो चमक रहा है, 60 का आंकड़ा पार कर चुका है। और अक्षय तृतीया पर कहते हैं कि अगर आभूषणों की खरीदारी की जाए तो इसका पुण्य जो है वो दुगना प्राप्त होता है। और पुण्य जो है सभी चाहते हैं कि वो अपने घर लेके आए आभूषण के तौर पर। तो किस तरह की तैयारी है आभूषणों को लेकर के और किस तरह के ऑफर है अक्षय तृतीया पर, जानते हैं ज्वेलर्स से। जी, अक्षय तृतीया पर हर घर में ही सोने की खरीदारी होती है, मांगलिक कार्य होते हैं। किस तरह की तैयारियां, किस तरह के ऑफर, और साथ ही कोई एडवांस बुकिंग या कुछ इस तरह का? जी जी, अभी अक्षय तृतीया के लिए ये पूरा हफ्ते के लिए हमने अब गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी पे 15% मेकिंग ऑफ का ऑफ़र रखा है, और डायमंड ज्वेलरी पे 50% मेकिंग ऑफ का ऑफ़र रखा है। और जैसे आपने पूछा कि एडवांस्ड बुकिंग के लिए, तो पूरे एक 10-15 दिन से उसका प्लानिंग हो जाता है कि कस्टमर्स आ जाते हैं और पूछते हैं कि आप कस्टमर्स आते हैं और एडवांस बुकिंग करते जाते हैं। बिल्कुल जी, तो अक्षय तृतीया पर एडवांस बुकिंग होती ही है, और तरह तरह के आपने ऑफर्स भी बताए। लेकिन क्योंकि देखिए सोना महंगा हो रहा है, पिछले बहुत समय तक लोगों ने कम खरीदारी की, लेकिन क्योंकि सोना महंगा है तो आपको लगता है कि थोड़ी सी कम खरीदारी होगी या फिर उम्मीद से ज़्यादा खरीदारी होगी? क्या होने वाला है? अभी जैसे आप गोल्ड का अगर ट्रेंड देखेंगे तो अभी काफ़ी पकड़ेंगे तो कम से कम 2 महीने में एक 3-4 हज़ार रुपये 10 ग्राम के लिए गोल्ड बढ़ा है। तो अभी हिस्टोरिकल डेटा अगर देखेंगे गोल्ड का, तो गोल्ड ऊपर ही जाता है। तो
अभी ऐसा है कि एक मे बी करेक्शन आ जाए तो 59 पे गोल्ड चला जा सकता है, या फिर अगर आप देख रहे हैं तो गोल्ड ऊपर ही जा रहा है। तो कस्टमर्स के माइंडसेट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि अरे गोल्ड अभी खरीदी करें नहीं करें, पर अक्षय तृतीया के मुहूर्त पे हम ऐसा देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आके गोल्ड खरीदी करके जाते हैं। ओके, यानी ज्वेलरी स्टोर पूरी तरह से सजा हुआ है, ग्राहकों का रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है। हमारे साथ नितिन खंडेलवाल साहब भी हैं। नितिन जी, आपके यहाँ किस तरह की तैयारी है और किस तरह का रिस्पांस ग्राहकों का है इस अक्षय तृतीया पर? देखिए, बहुत अच्छी तैयारी है, रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। और मैं सुन रहा था अभी कि रेट का कोई कंसर्न इसलिए नहीं है कि रेट बढ़ना यही तो सोने की ब्यूटी है। अगर रेट नहीं बढ़े सोने के तो सोने की तरफ कोई देखेगा भी नहीं। क्योंकि आप अगर देखेंगे विश्व मोहन जी, तो पिछले अक्षय तृतीया से 18.5% गोल्ड का रेट बढ़ा है। और अगर पूरे साल भर का देखेंगे तो 13.5% बढ़ा है। और पिछले 50 दिन में देखेंगे तो 10% बढ़ा है। और अगर पिछले 20 साल में आप देखेंगे तो 10 गुना सोने के दाम हुए हैं। मतलब कुल मिला के सोने का अट्रैक्शन ये है कि सोने के दाम बढ़ रहे हैं, और इसलिए बहुत अच्छी तैयारी है और आज बहुत अच्छी बिजनेस होने की आज हम अपेक्षा कर रहे हैं। सर, अमूमन आमतौर पे जो 25 से 30 टन सोने की बिक्री होती है अक्षय तृतीया पे, इस अक्षय तृतीया पे कितनी बिक्री की संभावना आपको लग रही है नितिन जी? मुझे थोड़ा ज्यादा की नहीं लग रही है। मुझे लगता है कि अगर वो फिगर भी अचीव कर ले, क्योंकि मार्केट थोड़ा स्लो था, और वो स्लो सोने के रेट की वजह से नहीं था। किसानों को अपने दाम सही नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि 15,000 का पिछले साल का कपास इस साल 8 साढ़े 8,000 है। सोयाबीन की भी रेट कम है, तो किसानों ने अपना कपास जो है वो अपने वेयर हाउस के अंदर कोल्ड स्टोरेज में अपनी अपनी कृषि की उपज रखी है। उसकी वजह से वो बाहर नहीं आया है। वो जैसे ही बाहर आएगा, मुझे लगता है कि गोल्ड में भी बहुत सारी बाहर आ जाएंगी। ओके, हमारे साथ राहुल मेहता है, एमडी हैं सिल्वर एम्पोरियम के और बड़े कारोबारी है चांदी के। राहुल जी, क्या लग रहा है, किस तरह का रिस्पांस इस पर ग्राहकों का चांदी को लेकर है? क्या सोना ज्यादा महंगा होने की वजह से क्या चांदी की तरफ इस पर रुझान ज्यादा है, झुकाव ज्यादा दिख रहा है? जैसे हमने देखा है पिछले सालों के अंदर भी कि अक्षय तृतीया के पहले ही लोगों की खरीदी चालू हो जाती है, लोगों की बुकिंग चालू हो जाती है। तो लोग कोशिश करते हैं कि फेस्टिव सीजन के दिन, नए दिन, वो डिलीवरी लेके जाए। तो इस साल भी हमने वो ट्रेंड देखा है, और सिल्वर प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे चल रही है, फिर भी वो ट्रेंड अच्छा चल रहा है। लोगों की बाइंग हो रही है, लोग स्टोर्स पे आ रहे हैं। हो सकता है उनकी बाइंग की कैपेसिटी पिछली बार समझ लो 1 किलो ले रहा तो इस बार 700 ग्राम ले रहा है, बट अच्छी बात यह है कि कस्टमर स्टोर्स पे आ रहे हैं और परचेजिंग कर रहे हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान है, अमूल कुमार साहा है, चीफ डिजिटल ऑफिसर है एमएमटीसी पीएमपी के। सर, कोई अगर डिजिटली अगर गोल्ड को खरीदना चाह रहा है तो आप किस तरह के ऑफर्स हैं और क्या उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए अमूल जी? जी, अगर आप डिजिटल गोल्ड की बात करें तो आपके पास 24 कैरेट 4/9 का जो गोल्ड होता है, जो सबसे प्योर फॉर्मेट ऑफ गोल्ड होता है, आप वो खरीद सकते हैं। एमएमटीसी पैम की अगर आप एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये बहुत क्लियरली दिखेगा कि करंट रेट क्या चल रहा है, तो आप लाइव रेट के हिसाब से खरीद सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट डिजिटल गोल्ड का ये है कि जैसे अगर आप 10 ग्राम सोना लेने जाओगे तो आपको 60,000 62,000 के ऊपर का ही भाव देना पड़ जाएगा। लेकिन डिजिटल गोल्ड आप 1 रुपए के भाव से भी शुरू कर सकते हो। तो जिन लोगों के लिए अक्षय तृतीया एक पावन अवसर है, जहां पर एक सोना खरीदना एक बहुत ही जरूरी एक्टिविटी होता है किसी परिवार के लिए, तो डिजिटल गोल्ड हम लोग डेफिनेटली प्रमोट करेंगे एज अ प्रेफर्ड एसेट। उसके अलावा हम लोगों के स्टोर्स भी हैं भारत भर में हर जगह। हमारे सीईओ श्री विकास सिंह से लेके पूरे सेल्स स्टाफ तक हर कोई सुबह से लगे हुए हैं। आज दुकान में लाइनें लगी हुई हैं थोड़ी बहुत। तो बट ओवरऑल मैंने आपका रिपोर्ट भी पढ़ा है थोड़े दिन पहले तक ईटी का, जहां पे दिखाया जा रहा है कि अराउंड 20% के आसपास तक का डेंट आ सकता है ईयर अपॉन ईयर। तो देयर इज ऑलवेज थोड़ा सा पैनिक मार्केट में, क्योंकि जिस तरीके से रेट बढ़ी है हाल फिलहाल में। बट जिन लोगों को खरीदना होता है वो डेफिनेटली खरीदेंगे इस साल। ओके, शुभ मौका है तो लोग एक मुहूर्त के तौर पर भी इसे खरीदते हैं। और हमेशा आम लोगों की धारणा यही रहती है कि लोग पूछते हैं कि सोने का भाव, अगर इसलिए वो जानना चाह रहे थे, तेजी इसलिए उनको पसंद आ रहा है क्योंकि उनको खरीदना ही है। कम अगर कम होते हैं, वो नहीं जानना चाहते कि कम हो रहा है, वो ज़्यादा हर किसी को भाव बढ़ना ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए खरीदारी में अगर कोई फिजिकली खरीद रहा है। नितिन जी, क्या क्या देखना चाहिए? हालांकि ज़्यादातर जिलों में अब लागू हो चुका है, कुछ चंद जिले हैं जहां पर अभी भी लागू होने बाकी है हॉलमार्किंग, लेकिन अगर कोई खरीदारी करने जा रहा है तो उनके लिए क्या आप गोल्डन टिप्स देंगे खरीदारों को? देखिए, सबसे पहले तो जिस भी शोरूम से आप लेना चाहते हैं उसका रेपुटेशन क्या है।
है, वो रीसेल एक्सचेंज की उसकी पॉलिसी कितनी क्लियर है, वो आप लोगों को जो आज तक के दिए प्रोमिसेस निभा रहा है कि नहीं। दूसरा, बिल जरूर ले। काफी लोग मैंने देखा है कि बिगर जीएसटी की डिमांड करते हैं, तो वो किसी भी हालत में उसको प्रमोट ना करे, क्योंकि फ्यूचर में आपको जब भी कोई काम पड़ता है, आज भले टका 2 टका सस्ता मिले, लेकिन बिगर बिल का सोना नहीं ले। तीसरी बात, HUID 100% चेक करे। आज सब सुविधा दे रखी है सरकार ने, आप BIS केयर ऐप को डाउनलोड कर ले और उसके ऊपर HUID नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं, तो वो भी आप जरूर ले। वेट आपको अगर लगता है कोई नए शोरूम में नए बाजार में जा रहे हैं, तो आप वेट को क्रॉस चेक कर सकते हैं। हर जगह पे कैरेटोमीटर है, आप कैरेटोमीटर पे भी आप मांग करके चेक कर सकते हैं। तो जो स्टोन के वेट है वो प्रॉपर डिडक्ट करके हमको मिला है कि नहीं स्टोन के वेट, और जो पॉलिसीज एक शॉपकीपर बोल रहा है वो उसके बिल के ऊपर उसकी सारी पॉलिसी क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है, ये सारी बातों की जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके आदमी पैसा बचाता है और बचाने के बाद में उसको सही मुआवजा उसका मिलना चाहिए, उसको सही चीज मिलना चाहिए। उसके लिए उसको पूरी केयरफुल रह के जो कसौटी पे खरा उतरे, HUID दे, पक्का बिल दे, ये सारा दे। एस्टिमेट कोटेशन की डिमांड काफी लोग करते हैं, मैंने देखा, वो कभी नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट पक्का बिल लेना चाहिए और अपने आप को सेफ रखना चाहिए। ओके सर, आमतौर पे मेकिंग चार्ज पे नितिन जी कितना खर्च करना चाहिए? क्योंकि मेकिंग चार्ज अभी भी कोई गोल्ड की बिक्री करने जाता है तो मेकिंग चार्ज तो काट कर ही उनको मिलेगा, तो कितना एक अमूमन एक एवरेज कितना रहना चाहिए मेकिंग चार्ज? देखिए, अगर कॉइन सिक्के की बात करते हैं तो 2% से लेके तो 8% तक के मेकिंग होते हैं, और गहने के ऊपर भी आप 4% से लेके तो 25% तक के मेकिंग होती है। मेकिंग कभी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती है, जैसा किसी भी लॉयर के हो या किसी डॉक्टर के रेट सरीखे नहीं हो सकते। अपना अपना टैलेंट है, अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी अपनी सुविधा है, और डिजाइनिंग पे कितना लगाते हैं, आफ्टर सेल सर्विस कितनी अच्छे से देते हैं, ये सारी बातों के कैलकुलेशन करके मेकिंग फाइनल होती है। तो मेकिंग का कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। मेकिंग कस्टमर खुद ही डिसाइड कर लेता है कि उसको किस मेकिंग की चीज लेना है। सस्ते मेकिंग के चक्कर के अंदर सब स्टैंडर्ड से ज्यादा फिनिशिंग 19 ही लेना, अनरिक्वायर्ड वेट ज्यादा चला जाता है। कई बार जो चीज 5 ग्राम में बन सकती है वो 8 ग्राम में बन जाती है। तो सारी बातों को देख के ही कस्टमर डिसीजन लेता है कि कौन से शॉप से लेना चाहिए। तो मेकिंग में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, लेकिन मेकिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी फिनिशिंग, उसका वेट, आफ्टर सेल सर्विस, ये सारी बातें उसको ध्यान में रखना चाहिए। नितिन जी, बहुत सारे ज्वेलरी हम खरीदते हैं तो उसमें स्टोन्स भी लगे होते हैं, तो क्या आप लोग अगर इस तरह के स्टोन्स लगी हुई ज्वेलरी बेचते हैं तो उसका कुछ अलग से सर्टिफिकेट वगैरह या कुछ अलग जानकारी देते हैं उसके बारे में? देखिए, जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं उसके तो सर्टिफिकेट भी होते हैं, उसकी अलग से जानकारी होती है, और बिल में भी मेंशन होता है कि कौन से टाइप का स्टोन है। लेकिन आप क्यूबिक जिरकोनिया स्टोन है या व्हाइट स्टोन है या अमेरिकन डायमंड जिसको आम लैंग्वेज में कहा जाता है, उसका अलग स्पेसिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका वेट जरूर डिडक्ट होना चाहिए, और वो वेट डिडक्ट करके ही जो भी अच्छे शॉपकीपर्स है, जो ब्रांडेड स्टोर है, वो बेचते हैं, और ऐसे ही बेचना चाहिए। चलिए चांदी की प्योरिटी की बात कर लेते हैं। हालांकि चांदी को लेकर मैंडेटरी हॉलमार्किंग नहीं है, इसलिए चांदी की रीसेल वैल्यू में भी काफी दिक्कत आती है। राहुल जी, चांदी खरीदारों को आप क्या सलाह दे रहे हैं? क्या उनको देखना चाहिए, और ऐसी जगह जहां पर हॉलमार्क वाली चांदी नहीं मिलती है फिर वो क्या देखे, कैसे पहचाने कि ये शुद्ध चांदी है कि नहीं? जी, काफी लोगों को ये मालूम नहीं है कि चांदी में हॉलमार्किंग अवेलेबल है। सो चांदी में 100% हॉलमार्किंग अवेलेबल है। आप जब भी आप कोई ज्वेलर्स के पास जा रहे हो, आप उस पर ट्रस्ट करो, मगर ट्रस्ट करने के साथ में साथ आप हॉलमार्किंग मांगिए, क्योंकि हॉलमार्किंग एक्सपेंसिव नहीं है और हॉलमार्किंग काफी अप्रोचेबल है। आप आपके ज्वेलर को बोलोगे कि मुझे हॉलमार्किंग करके ही सामान चाहिए, तो वो 100% करके देगा। और मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि विदाउट हॉलमार्किंग वाला चांदी का सामान मत लीजिए, बिकॉज जब आप बेचने जाते हो तब आपको मालूम पड़ता है कि नहीं, प्योरिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, आपको वैल्यू कम मिल रही है। तो एक छोटी सी आग्रह है कि जब भी आप कोई अपने ज्वेलर के पास जाओ, ट्रस्टेड ज्वेलर हो या नॉन ट्रस्टेड हो, आप उसको इंसिस्ट करिए कि मुझे हॉलमार्किंग के बिना चांदी के बर्तन नहीं चाहिए। रीसेल वैल्यू में काफी चिंता रहती है। कई सारे दर्शक हमसे सवाल भी पूछते हैं, उनका कहना है कि जब भी वो रीसेल पे जाते हैं और मार्केट में जो भाव दिखता है उससे काफी ज्यादा डिस्काउंट पर चांदी उनसे ज्वेलर्स खरीदते हैं। इसके पीछे क्या वजह देखते हैं राहुल जी आप? जब आपके चांदी के बर्तन हॉलमार्किंग नहीं होते हैं तब सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि ज्वेलर के पास काफी जगह रहती है कि उसकी प्योरिटी समझ लो 80% है तो वो बोलेगा 70% है, 92.5 है तो 75% बोलेगा, तो उसके पास जगह रहती है। मगर अगर आपके पास अगर हॉलमार्क वाला सामान होता है तो जिसके पास आप बेचने जा रहे हो उसको काफी इजीली आप बोल सकते हो कि ये प्योरिटी
ज्यादा है और उसकी ज्यादा दाम मिल सकते हैं। सेकेंड चीज ये भी है कि चांदी में वॉलेटिलिटी काफी है, तो बाय या सेल में डिफरेंस काफी रहता है, बिकॉज एवरी डे की वॉलेटिलिटी 2 to 3% की वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है चांदी में। तो वो हिसाब से भी चांदी की प्राइसेस में काफी फर्क पड़ता है जब आप बेचने जाते हो तो। नितिन जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह के हेवी डिस्काउंट पे चांदी के दाम बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग अगर जाते हैं चांदी बिक्री पे तो उनको बहुत ही हेवी डिस्काउंट, बहुत ही काट कर भाव मिलते हैं और मार्केट में कुछ और भाव दिखता है। इसके पीछे क्या वजह है? आप एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं, जीजेसी से, तो आप क्या कहना चाहेंगे ग्राहकों को यहाँ? वैरायटी बहुत होती है चांदी में। आप अगर यूटेंसिल्स लेंगे तो उसमें आपको बहुत ही कम नुकसान होगा, क्योंकि सिर्फ लेबर का होता है, प्यूरिटी सेम होती है। लेकिन अगर आप पायल, बिछिया या फिर फैंसी ऑर्नामेंट लेते हैं तो इसमें क्या होता है, जितनी चांदी होती है उतनी मेकिंग हो जाती है और उतनी मेहनत, उतना उसमें खर्चा भी आता है, लेबर भी लगता है, मैन्युफैक्चरिंग लॉस भी होता है। तो दो टाइप का होता है कि इन्वेस्टमेंट की जो सिल्वर होती है, चाहे उसमें आप यूटेंसिल्स ले लीजिए या आप उसके अंदर कॉइन ले लीजिए, उसमें आपको नहीं के बराबर नुकसान होगा। लेकिन आप अगर कोई नेकलेस लेते हैं, बैंगल लेते हैं या पायल लेते हैं, बिछिया लेते हैं, तो उसमें होता क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग लॉस काफी होता है उसके अंदर। तो वो लॉस अल्टीमेटली जो शॉक करेगा या कस्टमर होता है उसी को उसको बेयर करना पड़ता है। तो वो क्या होता है कि भली कब उसमें सस्ती में भी उसका सेल हो जाए, लेकिन उसका वॉल्यूम बहुत कम होता है। एक पायल 5 से 10 हजार की होती है और 10% की जगह अगर 30% और 20% भी नुकसान अगर उसका होता है तो बहुत बड़ा उसमें फर्क नहीं होता है। तो इसलिए एक कंसेप्ट क्लियर करके लिया कि हमको बचत करना है या शौक भी करना है, शौक के साथ बचत करना है, तो उस हिसाब से अपना चयन करें। ओके। अमूल जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, आप लोग जो एमएमटीसी के जरिए, जो वेबसाइट के जरिए आप लोग भेजते हैं गोल्ड और सिल्वर के बार या क्वाइन या जो भी भगवान की बने हुए जो मूर्ति वगैरह उस तरह की चीज़ों जो बेचते हैं, तो उस पे मेकिंग चार्ज का क्या आप लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है? कितना मेकिंग चार्ज गोल्ड पे रहता है और चांदी पे कितना मेकिंग चार्ज आप लोग लेते हैं? जी, मैं डिटेल ऑफ मेकिंग चार्ज में तो नहीं जाऊंगा, बट इट्स एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 3 to 4%। मेनली इसलिए क्योंकि द प्योरिटी लेवल जो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं सबसे बेस्ट है इन द मार्केट। गोल्ड में 24 के 49 का है, सिल्वर में भी 49 का है। और आपने जो भी सवाल किया दोनों पैनलिस्ट से, अगर आप एमएमटीसी पैम का कोई सिल्वर का प्रोडक्ट लेते हो एंड फॉर दैट मैटर किसी और ट्रस्टेड ब्रांड का लेते हो, तो आपको प्रॉपर्ली सर्टिफिकेट के साथ आपको बार या कॉइन मिलेगा जिसमें बहुत क्लियरली लिखा रहता है कि इसकी प्योरिटी कितनी है विद अ सिग्नेचर। सो ये कहानी है। इसके अलावा देयर इज आल्सो, हमने डिजिटल सिल्वर भी हाल में लॉन्च किया है। तो जो डिजिटल गोल्ड के बारे में थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, आप अब डिजिटल सिल्वर भी खरीद सकते हैं और उसको एक्यूमुलेट करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपने 100 ग्राम एक्यूमुलेट कर लिया तो आप उसको फिर 100 ग्राम के बार में कन्वर्ट करके अपने घर पे मंगवा भी सकते हैं। तो इस टाइप की फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स सिल्वर में जैसे आपने सही से इंडिकेट किया, डिवोशनल रेंज जो हमारा है बहुत ज्यादा मूव होता है। लक्ष्मी जी और गणेश जी के जो कॉइन्स है हमारे, बार्स है हमारे, वो बहुत ज्यादा मूव होते हैं इन द मार्केट। सर, आप लोग किस भाव को बेंचमार्क मानते हैं? आप जी, आपके प्लेटफॉर्म से जो बिक्री हो रही है वो किस भाव को आप बेंचमार्क मान के चलते हैं अमूल जी? एलबीएमए के प्राइसेस को फॉलो करते हैं क्योंकि हम लोग लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन से एक्रेडिटेड है। सो हमारे लिए वो भाव ही रहता है। तो मार्केट में चाहे डिस्काउंट चल रही हो, हम लोग जो सबसे बेस्ट अवेलेबल एथिकल सोर्स्ड जो वैल्यू चल रहा है मार्केट में, हम लोग उसको फॉलो करते हैं। ओके। राहुल जी, भाव को लेकर लोगों में कंफ्यूजन रहते हैं कि किस भाव को लेके जाएं और ज्वेलर्स को बताएं। उनके हालांकि अपने भाव वो स्क्रीन पे चलाते भी है, लेकिन जो भी ग्राहक देख रहे हैं चांदी के, उनको क्या सलाह देंगे? किस भाव को जाकर देखें और वहां पर बताएं अपने ज्वेलर्स को कि ये भाव चल रहा है? तो इसमें काफी ज्वेलर्स की, देखो हर एक ज्वेलर्स की एसोसिएशन की बोर्ड रेट लगती है स्टोर के ऊपर, तो वो एक बेंचमार्क हो गया बाइंग और सेलिंग के लिए। उसके ऊपर बाइंग की रेट लिखी होती है और सेलिंग की रेट लिखी होती है। तो सबसे बढ़िया यही है कि आप एसोसिएशन की जो रेट लगी हुई है, हर एक एसोसिएशन की अलग अलग रेट्स होती है, तो एसोसिएशन की जो बाइंग एंड सेलिंग रेट है वो रेट सबसे अच्छी है बाइंग और सेलिंग करने के लिए। क्योंकि आप ऑनलाइन या सब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखेंगे काफी अलग अलग रेट्स रहती है, तो उसमें ग्राहक कंफ्यूज हो जाता है। तो सबसे बढ़िया है कि आप एसोसिएशन की रेट्स को फॉलो करिए और उससे आपको ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। ओके। नितिन जी, आप यहाँ पे जीजेसी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। अगर कोई भाव ग्राहकों को अगर देखना है बेंचमार्क के तौर पर, क्या देखना चाहिए? कौन से भाव को देखना चाहिए ज्वेलरी खरीदने से पहले? देखिए, मैं थोड़ा डिफर करता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में सेलिंग की सिस्टम अलग अलग है। सिस्टम ऐसी है कि फॉर एग्जांपल अगर आज 60,000 सोने के रेट है तो कहीं पे 55,000 रुपए 22 कैरेट के रेट लगेंगे और 1,000 रुपए मेकिंग लगेंगी, तो उनको 6500 के भाव आते हैं। और कई जगह पे 5800 के रेट है और वो 600 रुपए मेकिंग ले रहा है, तो उनको 64,000 का भाव पड़ता है। तो आपको ये देखना है कि रेट प्लस मेकिंग में क्या आपको रेट में मिल रहा है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जीजेसी भी अपना एक रिकमेंडेड रेट देती है, उसको हिंदुस्तान के 90% ज्वेल्स फॉलो करते हैं। ऑल इंडिया जेम ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने पिछले 10 साल से एक इंडिकेटिव रेट देना शुरू कर दिया। दिन में से लगभग 3 बार हम देते हैं। अगर कोई मेजर चेंजेस आते हैं तो अपने मेंबर्स को वो भी हम समय समय के ऊपर अपडेट करते हैं। सर, जीजेसी की वेबसाइट पे अभी मैं देख रहा हूँ 6008 स्टैंडर्ड रेट है और 22 कैरेट का भाव यहाँ पे सेलिंग का 5885 का है नितिन जी, और बाइंग का रेट है 5493 का पर ग्राम का। ये इस कॉन्सेप्ट को बाइंग और सेलिंग के में इतना फर्क क्यों दिख रहा है सर? देखिए, ये डिफर करता है शॉप टू शॉप। कई लोग वेट टू वेट करते हैं और एक्सचेंज के अंदर करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि जो 8-8.5% मैन्युफैक्चरिंग लॉस है, उसका भी इसके अंदर डिफरेंस आता है। इसलिए बाइंग सेलिंग के रेट में तो ऑलवेज फर्क रहेगा, तभी तो बिजनेस बनेगा। एक ही रेट में अगर बाइंग सेलिंग होंगी तो कभी बिजनेस चलेगा नहीं। हाँ, एक्सचेंज में सब लोग जो है एक ही रेट में एक्सचेंज करते हैं। मतलब आप 10 ग्राम सोना लेके आइए तो बाय सेल का एक ही रेट है, जो मैन्युफैक्चरिंग लॉस है उतना डिडक्ट करके। सर, आपका जो जीजेसी के प्लेटफॉर्म पे जो भाव है, क्या उस भाव को बेंचमार्क करके हम ज्वेलर्स के पास जा सकते हैं? उसमें 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज तो अलग बात हो गई, तो उन दोनों को हटा के इस भाव के आधार पर क्या आपके जो जीजेसी के मेंबर्स है, क्या वो बेचते होंगे? या ऑल इंडिया जेम ज्वेलरी डोमेस्टिक मेंबर जो है वो 80% 90% लोग इसको फॉलो करते हैं। ये अच्छी क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि देश के सबसे बड़े ज्वेलरी संगठन जीजेसी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ये क्लैरिटी मैंने दे दिया। चलिए अब भाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी खरीदता है तो गोल्ड आगे तेजी रहेगी या नहीं रहेगी, ये सबसे ज्यादा वो ध्यान में रखते हैं। क्या लग रहा है नितिन जी, आपको यहाँ से कितनी तेजी की संभावना अगले 1 साल में गोल्ड में आपको लग रही है? ब्रोकरेज पोल भी आपको मैंने बताया जो 63,000 से 70,000 तक के टारगेट देख रहे हैं अगले 1 साल में। आपका टारगेट क्या है अगले 1 साल में गोल्ड को लेकर? गोल्ड का मेरी भी मान्यता है कि 70,000 तक जा सकता है, क्योंकि $21,500 के आसपास में गोल्ड में देख रहा हूँ इस साल के अंदर। और करेंसी जो है वो 82 से 85 तक देख रहा हूँ। ये सारे कैलकुलेशन करते हुए मुझे लगता है कि ये सही आकलन है। अब अमूल, आपको क्या लगता है, कितनी तेजी की संभावना आपको गोल्ड से यहां लग रही है? आप क्या सेंस कर रहे हैं, क्योंकि आप भी बाजार में इतने दिनों से ट्रैक कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, कितनी तेजी की संभावना लग रही है और क्या रेंज रह सकता है गोल्ड का अगले 1 साल का? मैं थोड़ा सा आपको एक बैलेंस्ड इसमें एक आंसर दूंगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ये पूछने के लिए। एक टेक्निकल एक्सपर्ट भी अगर कोई बोल दे कि 1 साल बाद कितना रेट रहेगा, तो आई थिंक वो सारा का सारा पैसा खुद ही कमा सकता है। मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है इन सब चीजों को प्रेडिक्ट करना। बट अगर आप ट्रेंड देखोगे ईयर अपॉन ईयर, तो गोल्ड एज एन एसेट को आपको 5 साल से कम का होराइजन में नहीं देखना चाहिए। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा किसी भी कंज्यूमर को कि आप आज खरीदो और 1 साल बाद बेच दो। सो अगर पिछले 1 साल में 15% अप्रिशिएट हुआ है, देयर विल बी अ बैलेंसिंग एक्ट। लेकिन अगर आप 5 साल के होराइजन में देखोगे तो इट हैज बीन डूइंग वेरी वेल। और फ्रॉम अ हेजिंग पर्सपेक्टिव, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में अगर आप एसेट क्लास देखोगे तो गोल्ड इज अ प्रेफर्ड एसेट क्लास। तो आप उसको उस तरीके से देखिए। उसके बियॉन्ड तो मैं कुछ भी नंबर बोलूंगा, एक आर्बिट्ररी नंबर होगा। ओके, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एस्टिमेट तो बाजार लेकर चलेगा ही ना, सब कुछ एस्टिमेट पर ही बाजार लेकर चलता है, उम्मीद से ही चल रहा है। हालांकि लंबी अवधि में हमेशा पैसा बना है और जो लॉन्ग टर्म रिटर्न रहता है 6 से 8% तो गोल्ड हमेशा ही देता है। 2-3 साल हो सकता है कि एक लैक क्लस्टर परफॉर्मेंस हो, लेकिन लंबी अवधि में जबरदस्त रिटर्न तो दिखती ही है। और ऐसा हिस्टोरिकली भी आप देख सकते हैं, क्योंकि पिछले 20 साल में सिर्फ अक्षय तृतीया से अक्षय तृतीया भी आप तुलना करेंगे तो गोल्ड ने तकरीबन 1000% का रिटर्न दिया है। और चांदी की बात करें तो चांदी ने पिछले 20 साल में 900% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो इस तरह की तेजी आप देख ही रहे हैं। और लगातार इस साल तो गोल्डन ईयर भी कहा जा रहा है कि जिस तरह की अनसर्टेनिटी है पूरी दुनिया में, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है, डी डॉलराइजेशन हो रहा है, डॉलर से फोकस हट रहा है, सेफ हेवन के तौर पर बाइंग लगातार हो रही है गोल्ड की, सेंट्रल बैंकों की तरफ से खरीदारी हो रही है, हेज फंड्स की तरफ से खरीदारी, तो इसका फायदा तो मिलेगा ही। हो सकता है कि डिप मिले, खरीदारी अगर आप निवेशक है तो डेफिनेटली आपको डिप पर ही खरीदना चाहिए, जब भी गिरावट आए वहां पर खरीदारी करें, लेकिन लंबी अवधि में अच्छी तेजी की उम्मीद है और 5 साल का कम से कम नजरिया रखे, ऐसा अमोल मानते हैं। अमोल, अगर चांदी का अगर व्यू बताए तो चांदी में गोल्ड के तर्ज पे उस तरह की रैली नहीं दिखी थी, हालांकि पिछले कुछ 1 आध महीने से वो फिर से चांदी में भी अच्छी चमक बढ़ी है। क्या लग रहा है, चांदी एक कैचअप रैली दिखा सकती है अगले 1 साल में और गोल्ड को आउट परफॉर्म कर सकती है? क्या कहेंगे आप अमोल? जी बिल्कुल दिखा सकती है। इसमें एक मैं आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी देता हूं। पहले चांदी को एक सेकंड फिडल माना जाता था तो गोल्ड, बट हाल फिलहाल में आप देखोगे कि इंडस्ट्रियल लेवल पे काफी एप्लीकेशंस चांदी की बढ़ गई है, बिकॉज ऑफ विच इसका एक डिमांड भी काफी लार्ज एक्सटेंट तक बढ़ गया है।
उसके एवज में अगर आप उस तरीके से उसको देखोगे तो डेफिनेटली चांदी की डिमांड बढ़ने के कारण इसका भाव भी बढ़ना चाहिए। बट अगेन आपने हिस्टोरिकल इसका ट्रेंड देख रखा है, काफी ऊपर क्या बोलते हैं उछाल या गिराव इसका होते रहता है। तो अगेन इसको एक अप्रिशिएटिंग एसेट क्लास की तरह मैं देखूंगा लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए। ओके, राहुल आप क्या मानते हैं अगले एक साल में चांदी की चाल किस तरह की रह सकती है? चांदी में ऐसा होता है कि एक ये चीज होती है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है और उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना वो डिसीजन मेकिंग का एक पॉइंट होता है। ये रेट पे मैं एडवाइस नहीं करूंगा लोगों को इन्वेस्ट करने का, क्योंकि चांदी में वॉलेटिलिटी काफी है और ये ऑलरेडी काफी हाई प्राइसेस पे चल रहे हैं। करेक्शन मिलेगा, करेक्शन आएगा तब आप बाइंग करिए, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये काफी अच्छा लग रहा है। टर्म के लिए अच्छा लेवल है, लेकिन करेक्शन में बाई करे। चांदी आमतौर पे काफी वॉलेटाइल होती है, तो ऊपर में खरीद कर फंस ना जाए। ये इन्वेस्टमेंट का व्यू है, इसे आप ट्रेडिंग के तौर पे ना ले। इन जो लंबी अवधि के निवेशक है जो चाहते हैं कि चांदी में अच्छा रिटर्न मिले, तो डिप में जब भी बड़ी गिरावट आए चांदी में उस समय खरीदारी करे। हालांकि अभी एक तरफा रैली चल रही है, यहां पर खरीदारी करने से बचना चाहिए, ऐसा राहुल जी को लगता है। नितिन जी, आपको लंबा अनुभव है, मैं ज्वेलर के तौर पर नहीं, ज्वेलर तो आमतौर पर बोलते हैं कि तेजी रहेगी, लेकिन एक इन्वेस्टर्स के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? क्या करना चाहिए उनको चांदी में, और चांदी में कितनी तेजी की संभावना आपको लग रही है अगले एक साल में? देखिए, डीप की कोई डेफिनेशन नहीं है। हर कोई बोलता है कि डीप में बाय करिए, लेकिन डीप की कोई डेफिनेशन नहीं है। मेरा ये कहना होता है कि इसको भी आप एसआईपी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब भी आपको मन करता है तब आप एटलीस्ट 25% 20% उसकी बाइंग इनिशिएट कर लेना चाहिए। फिर एक अपना फिक्स कर लेना चाहिए कि हर 2000 की गिरावट पे मैं और 25% लूंगा, फिर लूंगा। तो एटलीस्ट अगर आपको गिरावट नहीं मिलती है या आपको डीप की नॉलेज नहीं है, तो आपका कुछ ना कुछ तो बाइंग होगा। इसलिए हर समय थोड़ी थोड़ी बाइंग करना चाहिए, जिसमें आपका एक एवरेजिंग आउट होता है। और मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक के चांदी $30 तक के दिखाएंगी, और $30 का कैलकुलेशन किया जाए और 82 से 85 अगर डॉलर रुपीस कैलकुलेशन किया जाए, तो मुझे लगता है आने वाले समय में 90,000 से 1 लाख रुपए के बीच में इस साल चांदी दिखा सकती है। जो कि मैं आपके काफी सारे जो केडिया कमोडिटीज ऑगमेंटेड सबका देख रहा हूँ, सभी की वो भी वही है। मैं भी उसी व्यू के साथ जाना चाहूंगा। ओके, यानी चांदी में अच्छी तेजी की उम्मीद करें, लेकिन बढ़िया एक नजरिया ये दे रहे हैं नितिन जी। इनको लगता है कि एसआईपी के जरिए आप खरीदारी करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि डिप की उम्मीद में रहे, पता चले मौका ना मिले, तो बेहतर है कि स्टैगर्ड वे में थोड़े थोड़े टुकड़े में आप यहाँ पे खरीदारी करते रहें, और इसमें लंबी अवधि में जब भी रैली होगी फिर उसका आपको फायदा मिलेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला इस खास मौके पर, और दर्शकों को जो देख रहे हैं उन्हें तमाम मुद्दों पर जानकारी दी कि किस तरह सोने चांदी की आगे चाल रहेगी, कब खरीदारी करें, और जब भी खरीदारी करें तो क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। शुक्रिया नितिन जी आपका, राहुल जी आपका, अमोल आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।